नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अफवाह है और साथ ही दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लेकर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिकवरी ट्रायल की। 29 जून को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रायल रिकवरी ट्रायल ने एक बार फिर दुनिया में कोविड-19 के इलाज का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। यूके की मेगा ट्रायल रिकवरी ट्रायल ने 3 हफ्ते में 3 बार दुनिया भर के डॉक्टरों को सही इलाज की दिशा दिखाई। ये रिकवरी ट्रायल कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज के लिए मौजूदा दवाओं का परीक्षण कर रही है। दूसरी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाइयां क्या कोरोना वायरस के इलाज में कारगर हो सकती हैं, ये ट्रायल इस बात की जांच कर रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सी बड़ी 3 अहम जानकारियां इन्होंने अब तक दी हैं जिसका इलाज पर असर पड़ता है। 5 जून 2020 को इस ट्रायल ने बताया कि गंभीर कोरोना मरीजों पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का असर नहीं देखा जाता है। 16 जून 2020 को कोरोना मरीजों पर सस्ती डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉयड है, उसके बेहद कारगर होने की बात इसी ट्रायल से सामने आई थी। आपको पता ही है कि सांस की गंभीर तकलीफ वाले कोरोना मरीजों पर डेक्सामेथासोन का खासा असर देखा जाता है और मौत में 1/3 तक की कमी देखी गई है। ये बड़ी अहम जानकारी इसी ट्रायल से आई थी। फिर 29 जून 2020 को गंभीर मरीजों में लोपिनाविर और रिटोनाविर, ये एक कॉकटेल है, ड्रग कॉकटेल, जो कि एड्स के मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल हो रहा था कोविड के इलाज के लिए भी। उन्होंने बताया कि इसका असर नहीं देखने को मिल रहा। तो ये 3 अहम चीजें दिखाई जिससे ये पता चला कि इलाज कैसे किया जाना चाहिए और ये दुनिया भर के डॉक्टरों को पता चला। अभी भी रिकवरी ट्रायल में कई इलाजों पर शोध चल रहा है। पहला, डेक्सामेथासोन की कम खुराक यानी कि लो डोज डेक्सामेथासोन का क्या असर हो सकता है बच्चों पर, यह जांचा जा रहा है। एजिथ्रोमाइसिन, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक एंटीबायोटिक है, क्या इसका कोई असर कोविड पर हो सकता है, इसकी जांच चल रही है। टोसिलिजुमाब, जो कि एक काफी जानी पहचानी दवा है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, क्या इसको इंजेक्शन के जरिए जब दिया जाता है इसका फायदा होता है। साथ में प्लाज्मा थेरेपी, जिसका भारत में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये वाकई में बहुत इफेक्टिव है, ये सब जांच हो रही है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस, यूके की जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है उसका हिस्सा है। लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रिकवरी ट्रायल का भी वो रिसर्च करने में हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, ये जानना चाहेंगे कि ये रिकवरी ट्रायल कितनी बड़ी है। रिकवरी ट्रायल एक फुल यूके ट्रायल है जिसमें काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे हैं इस टाइम पे। वी हैव अबाउट 10,000 पेशेंट्स जिन पे हमने ट्रायल शुरू करी एंड इट विल ओनली इंक्रीज इन नंबर इन द डेज टू कम। और ये जो ट्रायल है ये वैक्सीन ट्रायल से डिफरेंट है। जो ये ट्रायल है इट टेस्ट्स स्पेसिफिक ड्रग नोन एज डेक्सामेथासोन, जो एक पोटेंट स्टेरॉयड ड्रग है जिसे दिया जाता है फॉर रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन और जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है उसको रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। तो इस ड्रग की जो एफिकेसी है, जो फायदे देखे गए इस ट्रायल में, दे वर फिनोमिनल एंड उसमें देखा गया कि काफ़ी पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल स्टे है उसमें उनकी कमी हुई और आईसीयू एडमिशन में उनकी कमी हुई। और ये ड्रग बहुत ही चीप ड्रग है। इट इज़ ओनली अबाउट £5 फॉर डोज of an entire stay for a patient. So it's quite cheap. बहुत ही आसानी से ये एडमिनिस्टर हो सकता है एंड बहुत पेशेंट्स के इम्यून रिस्पॉन्सेज को मेजर किया गया और उसमें पॉजिटिविटी देखी गई। जी, भारत में भी इस ड्रग का इस्तेमाल काफी कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर गुप्ता, क्या रिकवरी ट्रायल जैसे जैसे ऐसे रिजल्ट सामने लाती है इससे कहीं ना कहीं दिशा मिलती है दुनिया भर के डॉक्टरों को कि हम इलाज में क्या करें और क्या ना करें? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ यूके में, मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ। और जब डेक्सामेथासोन की ट्रायल में हमने सक्सेस देखा तो वी स्टार्टेड यूजिंग डेक्सामेथासोन इमीडिएटली इन आवर हॉस्पिटल्स एंड इमीडिएटली हमने देखा कि पेशेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। रेमडेसिविर के साथ जो एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, उसमें भी हमने यही देखा कि जो पेशेंट्स इम्प्रूव हो रहे थे, हमने इमीडिएटली उसको यूज किया अपने हॉस्पिटल्स में। और जो वैक्सीन ट्रायल्स चल रही हैं यूके में, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन ट्रायल करी है, कल परसों उनका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव आया है। 100%
पेशेंट्स में एंटीबॉडीज देखी गई, 100% पेशेंट्स में। और मेरे ख्याल से उन्होंने 1077 पेशेंट्स को टेस्ट किया एंड उनमें से एवरी पेशेंट हैड एंटीबॉडीज पॉजिटिव। सो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ये। बट ऑफ कोर्स किसी भी वैक्सीन को मार्केट में डालने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि उसमें जरा सा भी साइड इफेक्ट नहीं है लोगों के लिए, एंड इसलिए एक प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है बिफोर वी स्टार्ट यूजिंग दीज ट्रीटमेंट्स इन पेशेंट्स। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो थे डॉक्टर जो वहाँ के एनएचएस में काम करते हैं और रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमने बात की है दीपक पालीवाल से भी, जो कि ऑक्सफर्ड कोविड वैक्सीन के वॉलंटियर हैं। उन्होंने खुद जाकर के इस ट्रायल के लिए अपने आप को आगे किया। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका दीपक। सबसे पहले तो क्या सोचकर आपने वॉलंटियर किया इस ट्रायल के लिए? सोचा ये था कि घर से एक तो क्या हर तरफ बहुत ही नेगेटिव न्यूज आ रही थी और घर पे बैठे हुए थे, सब कुछ लॉकडाउन था। तो एक दोस्त ने मैसेज भेजा कि क्या आप ऐसा क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे। तो हमने सोचा चलिए कुछ समय का उपयोग करें, क्यों नहीं। तो रजिस्टर किया, उम्मीद थी कि शायद उनका रिप्लाई आएगा और वो आया। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने हमें एक स्क्रीनिंग के लिए बुलाया, क्योंकि ये जो फेज 2 ट्रायल थी ये हेल्दी इंडिविजुअल्स के भी थी, स्वस्थ उनको चाहिए थी बॉडी। तो हम वहां गए, उन्होंने हमारा चेकअप किया, सारे पैरामीटर्स जो जो चाहिए थे उन्हें, और उसके बाद उन्होंने 1 वीक बाद हमको वापस ईमेल किया कि आप हेल्दी वॉलंटियर हैं, क्या आप ये ट्रायल में पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे। और तब जाके थोड़ा सा एक वो लगा कि अब तो मतलब केवल एक शॉट लेना बाकी है। तो 11 मई को गए उनके पास, और एक यहाँ पे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल करके वहां पे एक फ्लू जो अपना जैब लगता है कोविड-19 की वैक्सीन, ट्रायल वैक्सीन का, वो जैब हमको लगा। तो काम तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं कभी चिंता नहीं हुई कि जब सारी दुनिया के पास वैक्सीन आएगी तब ले लेंगे, अभी क्यों अपनी जान को फंसाना? सोचा तो था, लेकिन ये था कि कुछ करते हैं, मतलब एक मन में एक चीज थी कि घर से बहुत दूर हैं, क्योंकि माँ बहन और भाई सब लोग वहां पे थे जयपुर में, और कोई यदि कुछ होता उल्टा सीधा तो ना तो वो आ सकते थे ना हम जा सकते थे। बाकी जब एक बार सोच लिया था करना है तो सोचा कर ही लें, क्योंकि सब लोग अपना अपना एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे थे यहाँ पे, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस। तो हमने कहा चलो हमारा भी एक छोटा सा पार्ट है, कोशिश करते हैं। चलिए, आपने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए और हमसे बात करने के लिए भी। अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल साकेत से जुड़ रहे हैं डॉक्टर विवेक नांगिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नांगिया। पहला सवाल सुन लेते हैं। सानवी गुप्ता अपना सवाल पूछ रही हैं। हेलो, मेरा नाम सानवी गुप्ता है और मैं 10 साल की हूँ। मैं एक एगिटेरियन हूँ। मेरे को ये जानना था कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, क्या उन्हें एग, मीट या चिकन से कोरोना वायरस हो सकता है या नहीं? थैंक यू। डॉक्टर नांगिया, खाने से नॉन वेजिटेरियन आप क्या मानते हैं, क्या ये बोल रही हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है छोटी सी बच्ची ने कि नॉन वेज फूड से ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अभी तक जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो यही पाया गया है कि ये एक एयरबोर्न वायरस है, जो कि कांटेक्ट से या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे हमारे जो बलगम निकलता है उससे स्प्रेड करता है या एयर से स्प्रेड करता है। फूड से ट्रांसमिशन का अभी तक कोई एविडेंस नहीं पाया गया है, इसलिए एग्स, नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल सेफ है लेने के लिए। एक्सेप्ट हमें ये देखना है कि हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो, एकदम जो भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड रॉ लेके आते हैं उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें और उसके बाद प्रॉपर्ली कुक्ड फूड लें, वही सबसे सेफ तरीका रहता है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है आदित्य गुप्ता का। हेलो, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं 15 साल का हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार 10 साल से छोटे बच्चों को और 60 साल से बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरा आपसे यही प्रश्न है कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो क्या बच्चों और बड़ों को अलग अलग होते हैं? थैंक यू। डॉक्टर नांगिया। जी, अगेन बहुत अच्छा सवाल है ये भी। देखा बल्कि ये गया है कि बच्चों में जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स होते हैं बहुत ही माइल्ड होते हैं, कुछ हल्का सा बुखार, खांसी, जुकाम हुआ और ठीक हो गए। अभी तक जो है बच्चों में लकीली ज्यादा सिम्टम्स, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं पाई गई हैं। बच्चों को इसलिए हम मना करते हैं कि बाहर ना जाएं, क्योंकि वो पोटेंशियल कैरियर्स हो सकते हैं। बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने दोस्तों में बैठे
एक दूसरे से हैंडशेक किया, प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करी, उससे जो है वायरस स्प्रेड होने का खतरा रहता है और फिर वो वायरस घर में लेके आएंगे और घर वालों को, जो घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इन्फेक्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को भी बाहर अभी ना भेजें। जहां तक अडल्ट का सवाल है, मोर देन 60 ईयर्स, उनमें डेफिनेटली रिस्क ज्यादा होता है वायरस के इन्फेक्शन होने का और वायरस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का भी। इसलिए कहा जाता है कि एल्डर्स या फिर वो लोग जिनको कोई एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, स्ट्रोक है, या कोई भी और ऐसी बीमारी जिससे उनकी इम्यूनिटी लो है, इन लोगों को हम हाई रिस्क कैटेगरी कंसिडर करते हैं। इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। इसलिए कहा जाता है कि इन लोगों को ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है एंड घर से बाहर ना निकलें, जितना हो सकता है मिनिमाइज करें, वही बेटर है, और मास्क पहन के रखें, हैंड्स को सैनिटाइज करके रखें। थैंक यू डॉक्टर नांगिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतने सारे सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद जानिए किन अफवाहों से बचना है जरूरी आपके लिए, और साथ ही करेंगे एक कोरोना योद्धा से बातचीत। बल्कि कुछ अच्छा काम करें, जैसे डॉक्टर समीर गुप्ता ने किया है, जिनकी मुलाकात हम आपसे कराते हैं। कोरोना योद्धा तो ये हैं ही, डॉक्टर हैं ही, साथ में जब इनको खुद को कोविड हुआ उसके बाद प्लाज्मा डोनेट करने भी गए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका डॉक्टर गुप्ता। और आपसे तो पुरानी मुलाकात है, एनडीटीवी पे आप लगातार आते रहते हैं, तो क्या हुआ था, कैसे कोरोना हुआ, और आपने फिर प्लाज्मा डोनेट करने के बारे में कैसे मन बनाया? जी थैंक यू सो मच अंजलि जी, आपने इनवाइट करने के लिए और प्लाज्मा डोनेशन के बारे में जागरूकता लाने के लिए। तो हुआ था ऐसे कि कुछ हफ्ते पहले मैं सुबह उठा 4 बजे के आसपास, और मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर में गर्मी थी, थोड़ा शरीर में दर्द था, और मेरे को इमीडिएटली महसूस हुआ ऐसे ये तो कोरोना है अनटिल प्रूवन अदरवाइज। मैं एक अस्पताल में काम करता हूँ, मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा कुछ कोरोना के मरीजों से डायरेक्टली तो कोई ताल्लुकात होता नहीं, क्योंकि हमारे अस्पताल में ऐसे कोरोना के मरीज है नहीं। लेकिन आज की तारीख में पैंडेमिक एरा में किसको है किसको नहीं है ये तो कहना मुश्किल होता है। हमारी बिल्डिंग में भी कुछ लोगों को था, क्या वहां से हुआ या फिर मुझे अस्पताल से हुआ। तो जब मुझे ये हुआ तो हमने इमीडिएटली, मैंने अपनी वाइफ को उठाया, मैंने बोला कि देखिए मुझे बुखार हो गया है, तो थोड़ी फिजिकल डिस्टेंसिंग शुरू करते हैं। और कुछ घंटे बाद उनको भी बुखार हो गया, तो हमारा क्वारंटीन का वक्त साथ ही बीता था। लेकिन फिर मैंने अपने 2-4 दिन के बाद टेस्ट कराए, और जैसे ही जब मुझे बुखार हुआ और मैंने अपनी मदर को बताया कि मुझे कोविड हुआ है, तो मेरी मदर भी एक डॉक्टर है, तो उनका सबसे पहला रिप्लाई था कि समीर जल्दी से ठीक हो और प्लाज्मा डोनर बनो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं जाते जाते हमेशा की तरह कुछ खास आंकड़ों की। हम आपको आज दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे देश में टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो प्रति 10 लाख की आबादी पर हमें दिखाया जाता है, और मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में ये है। ये दिल्ली का आंकड़ा है जो आपको मैं दिखा रही हूं कि कैसे 20 दिन पहले कितना था, फिर 10 दिन पहले कितना था, और 21 जुलाई को ये 41,999 तक पहुंच गया, यानी बढ़ रहा है। अब ये आपको मैं दिखा रही हूं बिहार का आंकड़ा, जहां पे बहुत फैला हुआ है कोरोना, लेकिन ये यहाँ का आंकड़ा है कि आज की डेट में यहाँ 3000 टेस्ट होने 10 लाख मरीजों के, और कोई बढ़ा नहीं है पिछले 20 दिन से, अगर आप तक अभी तक दे हैं। अब ये आंकड़ा हम आपको जम्मू कश्मीर का लेके आ रहे हैं। वहां पर देखिए टेस्टिंग कितनी बेहतर तरीके से की जा रही है। 37,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। 10 लाख लोगों में 37,000 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, और ये 20 दिन पहले भी बहुत ज्यादा हाई था। अब एक राज्य और आपको दिखाते हैं जो कि बिल्कुल इस मामले में फेल नजर आ रहा है, और वो है उत्तर प्रदेश। इतना बड़ा प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन उसके आंकड़ा देखिए आप, जम्मू कश्मीर के सामने कुछ भी नहीं है। ये हम कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के, जो बताते हैं कि हमारे ही देश में अलग अलग राज्य किस तरह से काम कर रहे हैं। असम, यहां देर से शुरुआत हुई, लेकिन आप टेस्ट देखिए 18,000 के पार हैं अभी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र, जहां इतने लोग मर रहे हैं, वहां आज की डेट में भी 12,000 के ही पार कर पाए हैं हम अपने डेली टेस्ट। तो आखिर हमारे राज्यों को भी समझना होगा कि उनसे गलतियां कहां हो रही हैं, क्यों नहीं वो टेस्टिंग बढ़ाते हैं। अब एक आंकड़ा हम आपको दुनिया भर का दिखाते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है और भारत नंबर 2 पर टेस्टिंग कर रहा है।
अब उनका जो आंकड़ा है वो उनके अपने देश का दिया हुआ है, और हम जो आपको आंकड़े दिखा रहे हैं वो हर इन देशों के अपनी सरकारों के हैं। इनके मुताबिक चीन सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, 9 करोड़ के पार इसके टेस्ट आज तक हो चुके हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है, उसके 4 करोड़ 83 लाख टेस्ट हुए हैं। और उसके बाद आता है रूस 2 करोड़ 52 लाख टेस्ट के साथ, और चौथे नंबर पर आता है 1 करोड़ 40 लाख टेस्ट के साथ भारत। तो ये साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि अमेरिका नंबर 1 और भारत नंबर 2 वो बिल्कुल सही नहीं है। तो आज हम आपके लिए कार्यक्रम में इतना ही लेकर आए थे, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने और लगातार हाथ धोएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।